हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 5 चल रहा है और आज के इस लेक्चर में हम कोलाइडी अवस्था देखेंगे। कोलाइडी अवस्था के साथ साथ हम विलयन का वर्गीकरण करेंगे, जिसे हम 3 भागों में बांटकर देखेंगे, वास्तविक विलयन और दूसरा हमारा कोलाइडी विलयन जिसे बोलते हैं हम कोलाइड से सॉल्यूशन, और तीसरा निलंबन। इनके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, निलंबन को समझाइए, कोलाइडी विलयन को समझाइए या वास्तविक विलयन को समझाइए। तो पूरा क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं फिर बच्चों कोलाइडी अवस्था का। कोलाइडी अवस्था के बारे में थॉमस ग्राहम ने 1861 में शुरुआत किया। कोलाइडी अवस्था क्या है, उन्होंने कोलाइड अवस्था को समझाने के लिए बताया भाई साहब कि जो हमारा विलयन है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। किन से मिलकर बना होता है, विलयन 2 भागों से मिलकर बना होता है। विलयन 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक विलेय और दूसरा विलायक। तो उन्होंने कोलाइड अवस्था को समझाने के लिए पहले वास्तविक विलयन या निलंबन या कोलाइडी अवस्था, ऐसा कुछ नहीं है, कोलाइडी विलयन कुछ भी नहीं आया था, पहले कुछ नहीं था। तो भाई उन्हीं का सिद्धांत सर्वोपरि था। जैसे कुछ चीजें यदि आप बता दो और लोग हाँ उसके बारे में ना जानते हो तो आपका ज्ञान तो है सर्वोपरि हो जाता है। जैसे आप किसी चीज के लिए झूठ ही बोल दो और इस सामने वाला व्यक्ति नहीं जानता है तो उसका झूठ ही उसके लिए सत्य है। सही बात है कि नहीं। जैसे आप पुराने लोगों को देखे होंगे, अक्सर कहानियां सुनाते रहते हैं, फर्जी कहानियां जिसका कोई सारांश नहीं होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, और हम लोग यदि नहीं जानते हैं तो हमारे लिए वो सत्य होता है कहानी। सही बात है ना। तो ऐसे ही ग्राहम बेल जी ने अपना सिद्धांत दे दिए और सत्य है या नहीं है इसके बारे में किसी को पता नहीं था। तो इसलिए उनका जो ये वर्गीकरण है कोलाइडी अवस्था का तब तक प्रचलित था भाई, तब तक मान्य था जब तक कि हमारा एक कोलाइडी विलयन का जो हमारा विलयन है उसको 3 भागों में बांटा गया, वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन। इनकी जब तक नई जानकारी प्राप्त नहीं हो गई तब तक भाई बोले ग्राहम बेल ही काफी अच्छा डिस्क्राइब किए हैं, काफी अच्छा उनका ही सिद्धांत है। तो भाई साहब ये सब पुराना थ्योरी है। अब जो यदि कहा जाए कि भाई ये क्रिस्टलाइड या क्रिस्टलाब या कलील कोलाइड क्या है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका वर्गीकरण खत्म हो चुका। 1861 है ना, 1861 में थॉमस ग्राहम ने विलेय पदार्थों का द्रव्य में विस्तृत होने के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया। उन्होंने बताया कि भाई साहब हम ले लेते हैं कोलाइडी अवस्था, ले लेते हैं कोई विलयन उठाए और बोले एक चर्म पत्र ले आओ, जंतु झिल्ली ले आओ, उसमें से गुजार दो। यदि गुजर गया तो बोल दिया भाई साहब ये हमारा क्रिस्टलाब है। क्या है, क्रिस्टलाब है, जो आसानी से विस्तृत हो गया। और जो विस्तृत नहीं हो रहा है, जो विस्तृत नहीं हो रहा है या देरी से विस्तृत हो रहा है, तो फिर उसे बोल दिया कलील या कोलाइड। कोलाइडी अवस्था एक विलयन को ही बोला उन्होंने। किसने, थॉमस ग्राहम ने 1861 में अपने सिद्धांत में ये सब चीज बताया कि भाई एक जो विलयन है एक प्रकार से कोलाइडी अवस्था में पाया जाता है, और जो इसका कोलाइडी अवस्था है ये 2 भागों में बांटा, क्रिस्टलाब या जिसे क्रिस्टलाइड कहते हैं, दूसरा कलील या कोलाइड कहते हैं। क्रिस्टलाब का क्या अर्थ बताया कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई भी कोलाइड अवस्था का मान लीजिए कोई भी विलयन है, वो यदि जंतु झिल्ली या चर्म पत्र से आसानी से क्या है विस्तृत हो जाए तो वो हमारा कहलाता है क्रिस्टलाब या क्रिस्टलाइड जिसे बोलते हैं। ठीक है। और जो जंतु झिल्ली, ऐसे पदार्थ जो जंतु झिल्ली या चर्म पात्र से बहुत धीमी गति से विस्तृत हों या विस्तृत ही ना हो, उन्हें हम बोलते हैं कोलाइड कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में बात कर सकते हैं NaCl। NaCl जब पिघली हुई अवस्था में होता है तो उसे यदि हम चर्म पत्र से गुजारें तो आसानी से निकल जाता है। यूरिया भी आप ठोस अवस्था में देखोगे और पिघली हुई अवस्था में, दोनों में देखोगे। तो इसे बोला ये कोलाइडी अवस्था एक प्रकार से। लेकिन ये किस प्रकार का कोलाइडी अवस्था है, तो क्रिस्टलाइड या क्रिस्टलाब। उन्होंने क्या बताया कि जब भी हम नमक या यूरिया को किसी जंतु झिल्ली या चर्म पत्र से गुजारें तो विलयन में आसानी से क्या होता है, चला जाता है। लेकिन वहीं पे यदि आप स्टार्च ले लो, गोंद ले लो, गोंद आप जानते हैं, ठीक है, या जिलेटिन ले लो, तो बोले जब ये द्रवित अवस्था में होते तो ये जंतु झिल्ली या चर्म पत्र से आसानी से नहीं जाते हैं, तो उसका नाम दे दिया कलील या कोलाइड। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ना कभी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यदि आपसे कोई बोले क्रिस्टलाइड या क्रिस्टलाब क्या है, तो ऐसे पदार्थ जो विलयन में उपस्थित होने पर चर्म पत्र या जंतु झिल्ली से होकर शीघ्रता से विस्तृत हो जाते हैं। मैं लिख देता हूं परिभाषा पहले नंबर का। भाई कुछ लिखना भी चाहें, बोले सर लिखा दीजिए, क्या दिक्कत है, हम नोट्स बना लेंगे कभी जरूरत पड़े पढ़ाने को। तो हम लिख देते हैं ऐसे पदार्थ जो
विलयन में उपस्थित होने पर, विलयन में उपस्थित होने पर जंतु झिल्ली, किससे? जंतु झिल्ली या चर्मपत्र से, चर्मपत्र से आसानी से क्या हो जाते हैं? विस्तृत हो, आसानी से विस्तृत हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं, मतलब जिनका विस्तरण ज्यादा तेज होता है, विस्तृत हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चा लोग? क्रिस्टलाइड, क्रिस्टलाइड या क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। क्रिस्टलाभ, क्रिस्टलाभ कहलाते हैं, क्रिस्टलाइड या क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। इनका एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल क्या लिखोगे भाई? मैंने कहा नमक है और यूरिया, ये आपको सॉलिड स्टेट में भी मिलेंगे और, है ना, लिक्विड स्टेट में। जब आप नमक को क्या करो? गर्म करो, तो ऑलरेडी वो द्रवित अवस्था में हो जाता है। नमक को यदि आप गर्म करोगे तो वो द्रवित अवस्था में हो जाएगा। यूरिया है, यूरिया आप देखोगे तो एक सॉल्यूशन फॉर्म में मिल जाता है। शर्करा, शक्कर, ये भी हमारा एक लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है, कोलाइडी अवस्था में प्राप्त होता है। मैं अभी भी बता रहा हूं, सन 1861 में थॉमस ग्राहम ने कोलाइडी अवस्था को समझाने की कोशिश की कि एक प्रकार का पदार्थ ही कोलाइडी अवस्था है। उसको दो भागों में बांटा, एक क्रिस्टलाइड, दूसरा कलिल। ठीक है। सॉरी बच्चे लोग, थोड़ा सा आज मैं पहले ही बता चुका हूँ खांसी है और फिर भी बना रहा हूँ वीडियो, लेकिन आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, खांसी है लेकिन पढ़ाना तो वही है। कलिल या दूसरा कोलाइड, कलिल या कोलाइड इसका नाम है। तो इसका परिभाषा सेम है, ऐसे पदार्थ जो विलयन में उपस्थित होने पर जंतु झिल्ली या चर्मपत्र से आसानी से विस्तृत नहीं हो जाते या बहुत धीमी गति से विस्तृत होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कलिल या कोलाइड। क्या बोलते हैं? कलिल या कोलाइड। तो लिख दूं, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो विलयन में उपस्थित होने पर, जो विलयन में उपस्थित होने पर, विलयन में उपस्थित होने पर जंतु झिल्ली, क्या? जंतु झिल्ली या चर्मपत्र से, या चर्मपत्र से आसानी से विस्तृत नहीं होते, आसानी से विस्तृत नहीं होते या धीमी गति से, धीमी गति से विस्तृत होते हैं, विस्तृत होते, धीमी गति से विस्तृत होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कलिल या कोलाइड कहलाते हैं। लिख दो नीचे, कलिल या कोलाइड कहलाते हैं, कोलाइड कहलाते हैं, कलिल या कोलाइड कहलाते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मैंने पहले बताया, स्टार्च है आपका, जिलेटिन है, एल्बुमिन है आदि। तो स्टार्च लिख लो, स्टार्च, स्टार्च, जिलेटिन। अच्छा, ये जो स्टार्च है आप किसी भी पदार्थ में प्राप्त कर सकते हो, जैसे आलू है, सेव है, चावल है, हर एक पदार्थ में स्टार्च पाया जाता है। जैसे जब आप खाना खाते हो तो सबसे पहले हमारा जो भोजन है वो मुख से होकर के हमारे आमाशय में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले जो भोजन से मिलने वाला पदार्थ है वो स्टार्च ही है। ठीक है, अब घटित होता है, टूटता है, दांतों के माध्यम से लुगदी बनती है, इसके बाद इसका स्टार्च का निर्माण होता है। स्टार्च के बाद बनता है हमारा क्या? सुक्रोज बनता है, सुक्रोज के बाद बनता है हमारा ग्लूकोज, और ग्लूकोज फिर टूटता है तो एनर्जी देता है, और भाई साहब हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। कभी कभी हमारे शरीर में क्या हो जाता है? ग्लूकोज की मात्रा अधिकता हो जाती है, मतलब अधिक मात्रा में ग्लूकोज हो जाता है, तो फिर वो मधुमेह कहलाता है, जिसे बोलते हैं शुगर की बीमारी। समझ रहे हैं? चलो, तो बच्चा लोग कोलाइडी अवस्था आप समझ गए होंगे। यदि क्वेश्चन यदि आ जाए इससे तो बनी जाना चाहिए, हालांकि आएगा नहीं क्योंकि ये पुराना सिद्धांत है, थॉमस ग्राहम ने दिया था कोलाइडी अवस्था को। भाई पदार्थों को बताया कोलाइड अवस्था में पाया जाता है, सभी पदार्थ तो नहीं पाए जाएंगे। बोलो पानी का एग्जाम्पल, तो ऐसा मत कर देना बच्चा लोग, कुछ ही पदार्थों के लिए। इसीलिए तो बोला गया भाई कि तुम्हारा ये सब गलत है, ये सब कुछ गलत है। विलयन को इन्होंने ऐसा परिभाषित करने के लिए कोशिश किया, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया, तो बोले कोई बात नहीं, अब आपका सिद्धांत यहीं पे जहां तक था, चलो ठीक है भाई। ग्राहम, थॉमस ग्राहम तो जिंदगी भर जिएंगे नहीं कि आकर लड़ेंगे कि नहीं 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 मेरा सिद्धांत सही है, अब कोई नहीं रोक सकता। जैसे आज आप कोई सिद्धांत दे दो,
है ना, और 50 साल बाद आपकी जिंदगी कहाँ चली गई, खत्म, आप तो है नहीं, तो आपके सिद्धांत को कोई बदलेगा तो उसका केस कौन करेगा, कोई नहीं करने वाला। अरे भैया कोई नहीं करने वाला कि भाई हाई कोर्ट में याचिका दायर करे कि नहीं नहीं हमारे ये जो सिद्धांत है ऐसा वैसा। तो भाई साहब ग्राहम बेल चले गए अपने घर, मतलब भगवान के घर, और फिर उनका सिद्धांत भी खत्म हो गया, क्योंकि ऑलरेडी यार हर चीज में क्या होता है, नए तथ्यात्मक चीजों का खोज होता है, नए चीजों का आविष्कार होता रहता है, छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा जो भी गलत होता है उसे सुधार कर दिया जाता है। तो अब हम बात करेंगे बिलियन का वर्गीकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण है बिलियन का वर्गीकरण। बिलियन का वर्गीकरण जो हमने अभी कहा कि जो विलेय पदार्थ है, ये विलेय पदार्थ के द्रव में विसरण के आधार पर वर्गीकरण कर दिया गया था कि विलेय पदार्थ जो है वो द्रव में किस प्रकार से विसरित होता है। यदि तेजी गति से विसरित होता है, तीव्र गति से विसरित होता है तो उसे बोल दिया गया भाई क्रिस्टलाभ या क्रिस्टलाइट, और यदि वो मंद गति से विसरित होता है या विसरित ही नहीं होता है तो उसे बोला गया क्या, कलिल या कोलाइट। तो विलयन का जो वर्गीकरण किया गया तो विलेय के कणों के ही आधार पर बांटा गया। जैसे विलयन को हम 3 भागों में बांटेंगे तो विलेय के कणों के आधार पर, किसके कणों के आधार पर, विलेय के कणों के आधार पर, कणों के आधार पर, विलेय के कणों के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में विलेय के कणों के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भाग कौन कौन से, 3 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला नंबर वास्तविक विलयन, यहां पर लिखेंगे आप लोग वास्तविक विलयन, ठीक है, ये वास्तविक विलयन है, ठीक है, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग लिख लेना। दूसरा हमारा यहां पर ले लेते हैं कोलाइडी विलयन या निलंबन ले लो, तो यहां पर लिख देता हूं कोलाइडी विलयन, ठीक है, और तीसरा है निलंबन। अब इतने में मैं पूरा समझा दूंगा। अब इसको समझने के लिए एक डायग्राम का निर्माण करता हूं, है ना। ये मान लो वास्तविक विलयन का एक छोटा सा प्रारूप है, ठीक, और ये मेरा कोलाइडी विलयन है, ठीक है, ये कोलाइडी विलयन है, और ये तीसरा जो है मेरा ये निलंबन है, ठीक। ये देखो, अब इनमें देखो, यदि मैं कहूं वास्तविक विलयन की बात करूं तो वास्तविक विलयन में जो विलेय हैं अत्यंत छोटे हैं, बहुत ही सूक्ष्म हैं। जो विलेय है विलायक के साथ अत्यधिक मात्रा में विलेय है, यानी मिला हुआ है। जैसे पानी और आप शक्कर मिला दो, बहुत ही नजदीक आकर के वो एक दूसरे से संबंधित हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो इनके जो कण हैं अत्यंत सूक्ष्म हैं, वो अत्यधिक विलेय हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम कोलाइडी विलयन की बात करेंगे तो कोलाइडी विलयन में जो कण हैं इनके अपेक्षा थोड़ी सी बड़े हैं, ठीक है, क्या हैं, बड़े हैं। ये लो थोड़ी सी बड़े हमने बना दिया, ओके। ये हमारे कौन से कोलाइडी विलयन है। और जो हमारा निलंबन है, निलंबन में कणों का आकार सबसे बड़ा है, निलंबन में कणों का आकार सबसे बड़ा है। ये हमारा निलंबन हो गया, ये लो जरा देखने को मिल जाएगा। तीनों को आप समझ पाओगे जब इसका कंपेयर करोगे। ये मेरा वास्तविक विलयन का उदाहरण है, ये मेरा कोलाइडी विलयन का उदाहरण है, ये निलंबन का उदाहरण है। जो इनका वर्गीकरण किया गया वो विलेय के कणों के आकार के आधार पर ही किया गया। मतलब कुछ ऐसे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म है, 1 नैनोमीटर से भी कम। यदि कणों का आकार मैं कहूं, कणों का आकार तो 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से कम, समझ रहे हो। ये जो मेरे वास्तविक विलयन है इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम है। चीजें क्लियर है। और जो मेरा है कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन में प्यारे बच्चों जो हमारे पास कणों का आकार है तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच, ठीक है। और जो हमारा निलंबन है इसमें कणों का आकार 100 नैनोमीटर से अधिक है,
कुछ बुक में गलत रहता है। जैसे मैं जिस बुक का अध्ययन करता था पहले, तो ये एक दूसरे के अपोजिट दे रखा था। कोलाइडी विलयन और जो मेरा निलंबन है एक दूसरे के अपोजिट दे रखा था, समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब इसको कैसे आप समझोगे? जैसे मैं कहा, थोड़ा समझने की कोशिश करो, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, चिंता नहीं करो। जैसे मैंने कहा कि पानी और दूध आप मिला दो, पानी और दूध आप मिला दो, तो ये इतना अच्छे तरीके से मिल जाएगा कि हमें पहचानना कठिन होगा कि कौन सा दूध का कण है और कौन सा पानी का कण है। अत्यधिक ये जो वास्तविक विलयन है, इसमें विलेय और विलायक के बीच जो मिश्रण है इतना अच्छे तरीके से हो जाता है कि फिर इनके कणों का आकार पहचानना या कणों को पहचानना कठिन हो जाता है। आप पानी में नमक मिला दो और अच्छे तरीके से घोल दो तो वास्तविक विलयन बन जाएगा। जो नमक है पानी के प्रत्येक भाग में समान रूप से वितरित हो जाएगा। लेकिन वहीं पर यदि मैं थोड़ा समय आपको समझाना चाहूं कि मेरे पास मान लीजिए पानी है और पानी में नींबू का रस मिला दूं, नींबू का रस, तो जो नींबू का रस है, इसके जो नींबू के कण हैं थोड़ी बहुत मुझे नजर आएंगे आंख से देखने के लिए, सूक्ष्मदर्शी से मैं उसे देख सकता हूं। आंख से ना भी दिखे लेकिन सूक्ष्मदर्शी से डेफिनेट देख सकते हैं, ठीक है। और यदि मैं कह दूं पानी में सीधा रेत मिला दो, पानी में रेत, तो ये जो निलंबन है, रेत भैया ऐसे ही हम नग्न आंखों से देख सकते हैं बिना किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। हमें किसी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम नग्न आंखों से हम इसको देख सकते हैं। किसको? निलंबन के कणों को। थोड़ा समझना, यानी एक निष्कर्ष तो आपने समझा कि भाई साहब जो वास्तविक विलयन होते हैं, वास्तविक जो विलयन होते हैं, इनके कण अदृश्य रहते हैं, इनके कण अदृश्य रहते हैं। यानी विलेय पदार्थ जब विलायक में मिल जाता है तो इतना अच्छे तरीके से मिल जाता है, घुल मिल जाता है कि हम उनके कणों का पहचान करना चाहें तो बिल्कुल नहीं कर सकते, अदृश्य रहता, हम देख नहीं सकते। दूध को हमने पानी में मिलाया, आप सोचे कि दूध के कण को हम पहचान पाए तो मुश्किल है, नहीं पहचान पाएंगे। सूक्ष्मदर्शी से भी देखें फिर भी नहीं पहचान पाएंगे। इनके कणों का आकार बहुत ही कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है, समझ रहे हैं? तो एक जब मैं अंतर कराऊंगा तो एक अंतर यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि जो वास्तविक विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। कोलाइडी विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है और निलंबन के कणों का आकार जो है 100 नैनोमीटर से भी अधिक होता है। जैसे मैंने कहा, पानी ले लो एक ग्लास में और रेत मिला दो, रेत वैसे भी तली पर जाकर के बैठ जाता है और रेत को हम ऐसे भी देख सकते हैं बिना कुछ परेशानी के, समझ रहे हो? एक एक पॉइंट आप समझोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। कुछ भी नहीं है कि विलयन को 3 भागों में, ओ माय गॉड इतना बड़ा अंतर है, कैसे याद होगा सर? ये तो किताब में 8 दिए हैं, 10 अंतर दिए हैं, 11 अंतर दिए हैं, 12 अंतर दिए, कैसे याद करें? बहुत कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करो, बस सिंपल है। मैंने कहा वास्तविक विलयन 1 नैनोमीटर से छोटा है ना। मैंने कहा भाई कोलाइडी विलयन 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच। मैंने कहा निलंबन, इसमें कणों का आकार सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब मैं कहूंगा भाई साहब, मैं आपको समझाया कि जो वास्तविक विलयन होता है इसमें विलेय जो है वो विलायक के साथ अच्छे तरीके से मिल जाता है तो समांग तंत्र का निर्माण करता है। समांग मतलब इतना अच्छे तरीके से मिला है कि हम सूक्ष्मदर्शी से देखना भी चाहें तो इसे हम नहीं देख सकते। तो ये जो हमारा वास्तविक विलयन होता है एक प्रकार से समांग तंत्र का निर्माण करता है, यानी एक समांग तंत्र है। इसकी प्रकृति यदि पूछी जाए वास्तविक विलयन की तो समांग तंत्र है। लेकिन कोलाइडी विलयन के कणों के आकार को यदि हम देखें, मतलब इसमें विलेय के कणों के आकार को देखना चाहिए तो हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं मतलब ये अच्छे तरीके से तो कहीं ना कहीं नहीं मिला है, तो मतलब ये विसमांग तंत्र है। समांग तंत्र का मतलब है यदि हम 2 पदार्थों को आपस में मिलाएं तो इतने अच्छे तरीके से मिल जाए कि उसके प्रत्येक भाग में दोनों पदार्थ पहुंचा हो, दोनों भाग आपस में मिले हों। लेकिन कहीं ना कहीं इसके कण कुछ मात्रा में अल्प विलेय होते हैं जिसके कारण इसे हम सूक्ष्मदर्शी से इनके कणों को देख सकते हैं, इसलिए विसमांग तंत्र है। और इसमें तो बोल ही दिया मैंने, पानी में रेत मिला दो, भाई रेत को आप कितना भी मिलाओ कभी घुल नहीं सकता, वो सिलिका है, समझ रहे हो? तो ये जो पानी में रेत मिलाने से जो हमें विलयन मिला वो है निलंबन। क्या है? निलंबन, समझ रहे हो? तो इसके जो कणों का आकार है ये विसमांग है भाई, 100 नैनोमीटर से भी अधिक होता है इसके कणों का आकार। तो 2 डिफरेंस तैयार हो गया, देखो डिफरेंस भी तैयार होते जा रहा है।
देखो फटाफट, एक डिफरेंस कहा मैंने, इसके कणों, वास्तविक विलयन के कणों का आकार जो होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है। कोलाइडी विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। जो निलंबन होता है इसमें कणों का आकार 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। यदि प्रकृति की बात करें तो वास्तविक विलयन की जो प्रकृति है, मैं यहां पर लिखते चलूंगा, एक एक डिफरेंस तो तैयार है, क्लियर है, डिफरेंस में लिखते चलूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो सके। अब देखो, डिफरेंस यदि पता है तो वही इसकी परिभाषा है, वही इसकी परिभाषा है। इसलिए तो कहता हूं, समझाने आ गया हूं, अब पूरा थ्योरी लिखाऊं तो 8 घंटे लग जाएंगे, समझ रहे हो। यदि मैं प्रकृति की बात करूं तो प्रकृति, पहले नंबर में आपने कणों की आकृति देख ली, मैं यहां पर बता देता हूं, कणों का आकार, कणों का आकार, ठीक है। प्रकृति, इसमें मैंने कहा समांग, क्या कहा, समांग। इसमें मैंने कहा बच्चे लोग विषमांग, यानी अच्छे तरीके से नहीं मिला रहता, और इसमें भी क्या, विषमांग। कणों का आकार क्या बताओगे सर, 1 नैनोमीटर से कम, 1 नैनोमीटर से कम, सही बात है। और इसका 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच, और इसका आकार 100 नैनोमीटर से भी अधिक, से भी अधिक। कौन कौन कहता भाई कि 2 याद नहीं होंगी। यदि इतना सरल, इतना आसान भी नहीं बनेगा तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं बनेगा, समझ रहे हैं। अब देखो, यदि कोई परिभाषा भी पूछे तो आपसे बनना चाहिए। यदि मैं वास्तविक विलयन को आपको कहूं कि समझाओ, तो आप बता सकते हो कि वास्तविक विलयन वे विलयन है जिसमें विलय के कण अदृश्य रहते हैं, ठीक है। यदि उन्हें स्थिर रख दिया जाए तो उनके कण तली पर नहीं बैठते। तली पर नहीं बैठते मतलब क्या है सर, हमको आप समझाओ। मैंने आपको सिंपल तरीके से कहा कि दूध में आप शक्कर मिला दो, या पानी में दूध मिला दो, या पानी में नमक मिला दो और फिर घोल कर रख दो, कभी आप नहीं देखोगे कि शक्कर तली पर बैठे, ऐसा नहीं है। लेकिन वहीं पे प्यारे बच्चों, मैंने कहा निलंबन में पानी में आपने रेत मिला दिया और मिलाकर घोल दिया तो रेत के कण तो दिखेंगे ही, लेकिन कुछ देर तक रखोगे तो तली पर बैठ जाता है। तो भाई निलंबन की यदि परिभाषा कोई पूछे तो आप बोलोगे कि एक ऐसा विलयन जिसमें विलय के कण के आकार अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, और यदि स्वतंत्रता पूर्वक इसको रख दिया जाए तो इनके जो कणों, विलय के कण है जो, वो तली पर नहीं बैठते, तथा इनके कणों का आकार, इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। आप अंतर के ही उठा करके परिभाषा में डाल सकते हो, कोई जरूरत नहीं है भाई साहब की अलग से अंतर है, जो अंतर है उन्हीं को आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये चीज क्लियर है। अब जैसे यदि कहा जाए छनन क्षमता, छनन क्षमता मतलब इसको हम किसी भी, जैसे पानी को छानते हैं, चाय को पकाने के बाद उसे छानते हैं, है ना, एक कपड़े से, या कि मान लीजिए एक जाली नुमा आकृति होती है, आपको सबको पता है क्या क्या बोलते हैं अपने देहाती भाषा में, आपको पता होगा, छनन क्षमता। और इसको हम कहाँ से छानेंगे, छनन क्षमता, तो बच्चा लोग इसको हम जंतु झिल्ली या चर्म पत्र से छानते हैं। जो हमारा वास्तविक विलयन होता है, ये जंतु झिल्ली या फिल्टर पेपर इनको आसानी से पार कर जाता है, ठीक है। जो वास्तविक विलयन होता है, जैसे आप प्रायोगिक मतलब लैब पे जाओगे, जहाँ पे लैब होता है, प्रयोग करने जाओगे तो आपको मिलेगा फिल्टर पेपर। जब विलयन को उबालते हैं, गर्म करते हैं, फिर उसके क्रिस्टल को अलग करना होता तो फिल्टर पत्र में से उसे छानते हैं। तो जो वास्तविक विलयन होते हैं फिल्टर पत्र से या जंतु झिल्ली से आसानी से विस्तृत हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं रह जाती, पार कर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इन दोनों अंतरों को लिख लोगे आप लोग, भाई की प्रकृति क्या है, कणों का आकार क्या है। तो तीसरा नंबर आप लोग 5 अंतर आप तैयार करोगे, और आज का हमारा टास्क ही है इसको समझाने को, रटाना नहीं है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग प्लीज इसे समझने की कोशिश करना। तो छनन क्षमता, छनन क्षमता, ये जो हमारा वास्तविक विलयन है, देखो जिनमें कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होगा तो आसानी से विस्तृत हो जाएगा, वो निकल जाएगा, पार कर जाएगा। तो यहां पर आप लिखोगे जो वास्तविक विलयन है, वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन फिल्टर पत्र या जंतु झिल्ली, या जंतु झिल्ली को पार कर जाते हैं, ठीक है। जो भी हमारा वास्तविक विलयन होगा, ये फिल्टर पत्र होगा चाहे जंतु झिल्ली होगा, इसे पार कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो हमारा कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन फिल्टर पत्र को पार कर जाता है,
फिल्टर पत्र को पार कर जाता है, किंतु जंतु झिल्ली को पार जंतु झिल्ली को पार नहीं कर पाता। लिख लेना मैं क्या लिख रहा हूं। जो मेरा वास्तविक विलयन है, ये चाहे जंतु झिल्ली हो, चाहे फिल्टर पत्र हो, चाहे चर्म पत्र हो, चर्म पत्र को ही जंतु झिल्ली बोलते हैं, बिल्कुल परेशान मत होना। ये वास्तविक विलयन सबको पार कर जाता है। इनके कणों का आकार ही बहुत सूक्ष्म होता है भाई, सब तो पार कर ही जाएगा। कोलाइडी विलयन जो होता है केवल फिल्टर पत्र को पार कर पाता है, जंतु झिल्ली या चर्म पत्र को पार नहीं कर पाता। लेकिन मैं बात करूं निलंबन, इसके जो कण है ना तो फिल्टर पत्र को पार कर पाते हैं, ना ही प्यारे बच्चों जंतु झिल्ली को या तो चर्म पत्र, दोनों को किसी में भी पार नहीं हो पाते। तो निलंबन यहां पर मैं लिख देता हूं, निलंबन के कण जंतु झिल्ली तथा फिल्टर पत्र किसी को भी पार नहीं कर पाते। ठीक है, नहीं कर पाते। कोई दिक्कत है? चलो ये चीज क्लियर है। तीसरा नंबर आप छनन क्षमता लिख लो बढ़िया सा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि आपको क्लियर हो जाए तो फिर आगे हम चलें, क्योंकि हमको 4-5 अंतर तैयार कर लेना है, बस हो गया फिर बच्चों। ठीक है, क्लियर है। मैंने फिर से यहाँ पर समझाने की कोशिश की कि जो वास्तविक विलयन है इसमें कण इतने अत्यंत सूक्ष्म होते हैं कि ये चाहे फिल्टर पत्र हो चाहे जंतु झिल्ली हो आसानी से पार कर जाएगा। इसमें कणों का आकार क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, इस कारण से फिल्टर पत्र को तो पार कर जाता है लेकिन जंतु झिल्ली को पार नहीं कर पाता। निलंबन के कण बहुत बड़े होते हैं फिर बच्चों, मतलब 100 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं। इस कारण ये ना तो फिल्टर पत्र को पार कर पाता है और ना ही ये पार कर पाता है किसको, जंतु झिल्ली को। समझ रहे हो, ये चीज क्लियर होना चाहिए। चलो अगला नंबर, गुरुत्व का प्रभाव आपको समझाना है। गुरुत्व का प्रभाव क्या होता है, जब कैसे किसी कोई वस्तु को मान लो ऐसे में खींच गिरा दिया तो नीचे की ओर जाता है। ऐसे ही जैसे मैंने कहा एक कांच के गिलास में पानी ले लो, एक कांच के गिलास में पानी ले लो और पानी लेने के बाद फिर बच्चों उसमें आप रेत मिला दो और रेत मिलाने के बाद उसे हिला दो और हिलाने के बाद उसे स्वतंत्र छोड़ दो, तो रेत के कण है तली पर बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, इसलिए इन विलयनों पर गुरुत्व का प्रभाव होता है। किसका? गुरुत्व का प्रभाव। गुरुत्व का प्रभाव समझ रहे हो? चलो बताओ, गुरुत्व का प्रभाव क्या वास्तविक विलयन में होगा? मैंने कहा इतने सूक्ष्म है कि उनके तली पर बैठते ही नहीं है, आराम से एक दूसरे से बिल्कुल बंधे हुए हैं। गुरुत्व का प्रभाव किसमें होगा? जैसे मैं कह रहा हूं कि दो विलेय पदार्थ या विलेय विलायक आपस में मिले हुए हैं, इनके भी जो आकर्षण है इससे ज्यादा यदि गुरुत्व का बल होगा तभी वो खींच पाएगा, अन्यथा वो वहां पे ही बंधे। तो क्यों? जैसे हम दो दोस्त हैं, कोई सोचे कि हमारी दोस्ती टूट जाए तो हमसे कोई वजनदार व्यक्ति होगा तभी हमारी दोस्ती को तोड़ पाएगा। पता चला हमसे भी कमजोर है तो हमारी दोस्ती को नहीं तोड़ पाएगा। समझ रहे हो? हम दो दोस्त हैं, हमारे बीच घनिष्ठ मित्रता है और भाई साहब यदि हम सोचे कि कोई व्यक्ति आकर हमें तोड़ दे तो हमसे कमजोर व्यक्ति हमें तोड़ नहीं सकता, हमसे थोड़ा सा वजनदार ही व्यक्ति आएगा तभी तोड़ पाएगा। ऐसे ही मान लो हमने कहा कि जो वास्तविक विलयन है इसमें विलेय और विलायक अत्यंत मतलब समांग तंत्र के रूप में है और एक दूसरे से बंधे हैं, एक दूसरे पर विलेय हैं। इस पर गुरुत्व का बल बिल्कुल प्रभाव नहीं डालता क्योंकि ऑलरेडी वो इतने अधिक आकर्षण बल से बंधे हैं कि गुरुत्व बल उसकी अपेक्षा फीका पड़ जाता है। समझ रहे हो? तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो वास्तविक विलयन के कण है वो नीचे नहीं बैठते। गुरुत्व बल के प्रभाव के कारण वास्तविक विलयन के जो कण हैं, वास्तविक विलयन के कण विलयन तली पर नहीं बैठते, तली पर नहीं बैठते क्योंकि इनमें गुरुत्व का प्रभाव ज्यादा नहीं होता, तली पर नहीं बैठते। ठीक है? और यदि मैं कहूं इनके कोलाइडी विलयन में तो इनके कण भी तली पर नहीं बैठते, इनके कण भी तली पर नहीं बैठते हैं। लेकिन जो आपका निलंबन है इनके कण तली पर बैठ जाते हैं, इनके कण तली पर बैठ जाते हैं। ठीक है, एक एक अंतर लिखा रहा हूं।
और यही परिभाषा है, कुछ नहीं। 2-3 अंतर, जैसे कोई सोचता है परिभाषा मैं कहाँ से याद करूं सर, परिभाषा मुझसे याद नहीं हो रहा है। अरे बिल्कुल परेशान मत हो भाई, परिभाषा का मतलब यही है उसके बारे में जो जानते हो वही चीज लिखना है, जो आप जानते हो वही चीज लिखना, और कुछ नहीं, बाहर से कुछ नहीं करना होता है, समझ रहे हो। अब देखो विसरण क्या है, मैंने आपको बताया था परसरण और विसरण। विसरण जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने वाली घटना है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। जैसे मैंने कहा एक अगरबत्ती को आप जला दो तो उसका जो धुआं फैलता है वो विसरण के कारण होता है। तो इनमें जो विसरण की क्रिया होगी कि नहीं होगी ये चीज आपको समझना है, समझ रहे हैं। तो जो जितना सूक्ष्म होगा, जो जितना ज्यादा विलेय होगा, उसमें विसरण उतना ही अधिक होगा। कोई भी विलयन आप उठा लो, समझना, बात को थोड़ा समझ लिया करो, फिर तो आप उसकी डिटेल्स आसानी से कर सकते हो कि कोई विलयन जितना अत्यधिक, मतलब एक प्रकार से विलेय और विलायक के बीच जो बंध प्रबल है, जिनके कणों का आकार जितना सूक्ष्म है, जो जितना अधिक समांग तंत्र है, वो उतना अधिक विस्तृत होंगे। तो यदि मैं कह दूं इनमें विसरण होता है तो हाँ, वास्तविक विलयन में विसरण होता है, क्योंकि समांग तंत्र है, वास्तविक विलयन में विसरण होता है, विसरण होता है। अच्छा, इनके कण थोड़ी से बड़े हैं, विसरण होता है किंतु अत्यंत धीमी गति से, अत्यंत धीमी गति से, अत्यंत धीमी गति से विसरण होता है, विसरण होता है, अत्यंत धीमी गति से विसरण होता है। और इसमें विसरण नहीं होता, इसमें विसरण, निलंबन में विसरण नहीं होता, इसमें विसरण नहीं होता, इसमें विसरण नहीं होता, समझ रहे हो। मैंने कहा जो वास्तविक विलयन है इनमें विसरण होगा क्योंकि इनके कण अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यधिक रूप से समांग तंत्र का निर्माण कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा विलेय होते हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे विलेय पदार्थ विलायक पर मिला तो अत्यधिक रूप से एक दूसरे से समांग तंत्र का निर्माण करते हैं, पूरा विलेय होता है सूक्ष्म कण होने के कारण। और जिनमें विलेय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होगा उसमें विसरण अधिक होगा, यानी जितना सूक्ष्म कण उतना ही विसरण अधिक होगा। ये चीज हो गया क्लियर। अगला नंबर आप लोग लिख लो, ये क्लियर हो गया, इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। अब मैं कहूं दृश्यता, आप बताओ वास्तविक विलयन के कणों को हम देख सकते हैं, तो आप कहोगे सर वास्तविक विलयन के कणों को हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि अत्यधिक विलेय होते हैं। और यदि मैं कह दूं कोलाइडी विलयन के कण, हाँ सर सूक्ष्मदर्शी के आधार पर देख सकते हैं। और जो निलंबन के कणों को हम सूक्ष्मदर्शी के बिना नग्न आंखों से भी हम देख सकते हैं, सिंपल है। तो लिखना चाहो तो लिख लो कि मैं लिखाऊं भाई साहब, ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहां पर। चलो क्लियर कर देता हूं, अगला नंबर दृश्यता। कितने हो गए भाई साहब, 4-5 हो गए, 4-5 हो गए हो तो बहुत है। दृश्यता, इसे हम भाई बोले कि वास्तविक विलयन में कणों का आकार इतना सूक्ष्म होता है कि हम इन्हें आंख या अति सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते, समझ रहे हैं। चलो तो इन्हें, इनके कणों को आंख या अति सूक्ष्म दर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। अति सूक्ष्मदर्शी है फिर भी नहीं देख सकते हैं। और इनके कणों को अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। अब यदि मैं बात करूं निलंबन में, तो इनके कणों को आंख हुआ सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। मतलब सूक्ष्मदर्शी से तो देख ही सकते हैं, लेकिन हम बात करें यदि नग्न आंखों से भी हम देखने की बात करें तो देख सकते हैं। अब सबसे बेहतरीन रूप से एक आपको बताना है भाई साहब कि जो आपका ब्राउनी गति होता है, ब्राउनी गति का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कणों का टेढ़ा मेढ़ा गति, तो क्या इनमें से कोई ब्राउनी गति दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा। तो देखो
ये तो सिंपल है, अत्यधिक विलेय है, इनके कणों को हम देख ही नहीं पाते तो ये ब्राउनी गति नहीं दर्शाएगा। इनके कण जो है तली पर जाकर के बैठ जाते हैं तो इनके भी आधार पर ब्राउनी गति नहीं होगा। तो ये जो बेचारा बीच वाला बच्चा है ये ब्राउनी गति दर्शाएगा। इनके कण थोड़ा सा ना तो इधर के ना तो उधर के, बीच के, अक्सर बीच वाला ही व्यक्ति पीसा जाता है। तो ब्राउनी गति का मतलब है कि कोई भी विलेय कण है उनके टेढ़े मेढ़े गति। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था ना कि भाई साहब एक रोशनी आ रही है, उसमें धूल के कण टेढ़े मेढ़े गति कर रहे हैं, उनके गति को ही ब्राउनी गति, रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर ही आधार पर ब्राउनी गति दे दिया गया। तो मैंने क्या कहा, इनके कण अत्यधिक विलेय हैं, तो जब विलेय है तो टेढ़े मेढ़े गति करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसमें जो है ब्राउनी गति नहीं होगा। कोलाइडी विलयन है, इनमें ब्राउनी गति संभव है, और जो निलंबन है इनमें भी ब्राउनी गति संभव नहीं है। इतना कर लिए, इतना ही आप कर लो प्यारे बच्चों। और एक चीज और यदि करना है तो लिख सकते हो, जैसे पारदर्शक की बात करें कि जैसे एक पार से दूसरे पार को देख सकते हैं क्या, बताओ? हाँ, क्यों? क्योंकि इनके जो कण अत्यधिक विलेय होते हैं। देखो, देख कैसे सकते हैं या नहीं देख सकते, इसका कारण बताओ। हम किसी पदार्थ को देखना चाहते हैं, बीच में यदि कोई अवरोध ना आए तो हम उसे देख सकते हैं, और इनमें जो कण अत्यधिक विलेय है तो फिर अवरोध पैदा ही नहीं करेंगे, इसलिए तो कहते हैं ये पारदर्शक होता है। ये क्या होता है? पारदर्शक होता है, ठीक है। और ये जो अर्ध पारदर्शक होता है, थोड़ा सा कम विलेय होता है, तो अर्ध पारदर्शक, और ये अपारदर्शक, इसमें बड़े बड़े कण हैं, अवरोध है। हम एक पार से दूसरे पार कब देख सकते हैं? जब हमारा जो आंख है किसी वस्तु को देखना चाहे, उसके बीच में अवरोध ना आए। तो जो हमारा वास्तविक विलयन, इसमें कण इतने सूक्ष्म है कि अत्यधिक मिले हुए हैं, अत्यधिक विलेय हैं, तो ये कोई रोकने का काम नहीं करती। हमारे आंख में प्रकाश आने देते हैं और आंख से परावर्तन होके बाद हमें देखने देते हैं, सिंपल है। और इसलिए बोलते हैं ये पारदर्शक है और ये अर्ध पारदर्शक है, ये अपारदर्शक है, सिंपल है। चीजें क्लियर हो गई? अब कहो कि सर वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन की परिभाषा कैसे लिखना है? इतने में भी समझ में नहीं आए तो फिर डूब मरो, कुछ नहीं बनेगा आपसे। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? कोई भी विलयन पूछा जा सकता है, वास्तविक विलयन चाहे कोलाइडी विलयन चाहे निलंबन, आपसे बनना चाहिए। ओके, यहीं पे समाप्त करते हैं। नोट्स लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 9685293949 पर। 100 रुपीज चार्ज है वन सब्जेक्ट के। बेहतर रूप से हैंड रिटेन नोट्स आपको दिए जाते हैं, हाथ से लिखे हुए नोट्स, खुद का बनाया हुआ नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।